एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हो भाई आप सब। और इसी के साथ शुरू करते हैं आज के लेक्चर को, जहां हम बात करने वाले हैं वसा के बारे में, यानी कि फैट के बारे में। एक बार जल्दी से बताएंगे, ऑडियो वीडियो सबको यहाँ पर क्लियरली आ रहा है? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए, आशा करूंगी आप सभी अच्छे होंगे। और इसी के साथ आज का टॉपिक है हमारा वसा यानी कि फैट। जैसे हम अलग अलग पोषक तत्व पढ़ रहे थे, जिसमें कार्ब्स भी पढ़ा, प्रोटीन भी पढ़ा, विटामिन भी पढ़ा, ऐसे ही बात करेंगे आपके वसा के बारे में, जिसके बारे में मन में ख्याल आता है कि मैम फैट है, यानी कि बॉडी के अंदर ये स्टोर होगा नहीं होगा, और किस प्रकार से हमारा मोटापा बढ़ाता हुआ दिखाई देता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जब भी बात आती है ना फैट की, तो दिमाग में ऐसी इमेजेस जरूर आती है, मतलब माम इंसान कोई ऐसा है जो मोटा हो चुका है, या फिर वो व्यक्ति जो बहुत ज्यादा इस प्रकार के जंक फूड का सेवन यहाँ पर करता है। ठीक है, जय जगन्नाथ। चलो, आ गए हो सभी? तो इसे हम कहते हैं वसा, इसे हम कहते हैं यहाँ पर फैट। फैट की ही दरअसल बात करें तो वसा भी एक प्रकार का क्या है, आपका पोषक तत्व है। वसा यानी कि फैट, ये किसके अंदर आता है? तो ये आता है आपके एक मैक्रो न्यूट्रिएंट के अंदर, यानी कि मुख्य पोषक तत्व के अंदर। अब मुख्य पोषक तत्व के साथ इसका भी काम क्या होता है? टू प्रोवाइड एनर्जी। ये है ऊर्जा देने का कार्य करता है। बस कंपैरिजन में अगर आप देखेंगे कि एक तरफ कार्बोहाइड्रेट्स हैं। वॉइस क्लियर नहीं है बेटा, आवाज में कोई प्रॉब्लम? वॉइस सबको क्लियर आ रहा है? एक बार बताओ जल्दी जल्दी से। गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, श्री गणेश। चलो भैया आवाज बताओ एक बार जल्दी जल्दी से, सही आ रही है? क्लियर है आवाज? कहाँ दिक्कत हो रही है? तो हम बात कर रहे हैं इस वसा के बारे में। अगेन, ऊर्जा देने का काम है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स भी तो एनर्जी दे रहे थे। ये कार्बोहाइड्रेट से 3 गुना ज्यादा एनर्जी देता हुआ नजर आता है। मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि भैया यहाँ पर जब भी हम वसा की बात करते हैं तो कंटेंट बेसिस पे थोड़ा सा ज्यादा देखा जाता है। लेकिन आखिरकार ये होता क्या है? ठीक है, ये होता क्या है? तो जिस प्रकार से आपने कहा, एक अलग अलग हमारी शर्करा है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं। वो कार्बोहाइड्रेट्स किस प्रकार से मिलकर के बनती हैं? वो एक ग्लूकोज से मिलकर बनती है, यानी कि सबसे सरल इकाई क्या होगी? ग्लूकोज होगी। आपने बोला मैम मुझे ना कार्बोहाइड्रेट का एक बहुलक बनाना है, तो वो कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी इकाई क्या कही थी हमने? ग्लूकोज का नाम दिया था। हमने कहा भैया प्रोटीन बना लेते हैं, तो प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई बात करी थी अमीनो एसिड के बारे में। ऐसे ही अगर आप बात करते हो किसी वसा के बारे में, तो ये जो फैट होता है ना, क्योंकि ये एक मुख्य पोषक तत्व है, तो ये भी कुछ छोटी इकाइयों से मिलकर के बन रहा होगा। इसकी छोटी इकाई जो होती है वो दो यहाँ पर नजर आती है। पहला होता है एक फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। तो ये मुख्य क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भैया ये जो वसा है ये किससे मिलकर के बना हुआ है। तो आप लिख सकते हैं कि हमारा जो वसा है ये वसा अम्ल से प्लस ग्लिसरॉल से मिलकर के बनता है। ये रिएक्शन लिखेंगे फटाफट से मैम आप। अच्छा, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। और दूसरी चीज की, आपकी क्लास कल नहीं हुई थी, कल क्लास बेटा हुई नहीं थी। अंकित शर्मा, अब लिखने पे ध्यान दे दो, जल्दी से पढ़ लो। तनु पीडीएफ सारी अपलोड हो चुकी है। प्रोटीन लास्ट क्लास थी, प्रोटीन का पीडीएफ आपका अपलोड हो चुका है, एक बार चेक कर लेना।
रवि कल से डेली होगी क्लास, मतलब आज से अब आपकी डेली ही हुआ करेगी। नोट किया सबने? जल्दी जल्दी से बताओ। एक वसा जो है वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से मिलकर के यहाँ पर बना हुआ है। आकाश कौशल आ गए हो आप भी? चलो, तो ये सभी क्या है, छोटे छोटे से इनके कुछ पोषक तत्व के बने हुए घटक दिखाई दे रहे हैं कि अगर मैं वसा की बात कर रही हूँ तो किससे मिलकर के बना हुआ है। अब अगर मैं बात करूं कि भैया ये फैट आपको एनर्जी किस प्रकार से दे रहा है, टेस्ट भी हो जाएगा, टेस्ट की टेंशन मत लो। प्रोटीन का पीडीएफ अपलोड हो चुका है और माइटोकॉन्ड्रिया की खोज करी थी रिचर्ड अल्टमान ने। बेंदा का नाम आता है, अल्टमान का नाम आता है, ये दो नाम आपने याद रखने हैं, ये लिखवाया भी था आपको, ठीक है। शिवांग क्लास क्लास आपकी प्रोटीन की थी, एक बार चेक कर लेना। आपका जो क्लास हुआ था वो पिछला प्रोटीन वाला हुआ था। सबके कॉमन्स आ रहे हैं, अब चलो लिख लो फटाफट से, जल्दी से लिख लेते हैं। अब यही चीज हमें कैसे दिखाई देगी, तो देखो जरा, हमारे पास ना तीन अलग अलग वसा अम्ल की चेन दिखाई देती है। एक ये फैटी एसिड है, एक ये है, एक ये है, मतलब मैंने तीन मॉलिक्यूल्स लिए हैं वसा अम्ल के, और एक लिया है अकेला ग्लिसरॉल। एक अकेला क्या लिया है, ग्लिसरॉल लिया है, 3 कार्बन वाला, ये आपको दिखाई देगा। तो ये आपके तीन अलग अलग फैटी एसिड से जुड़ करके एक मॉलिक्यूल बनाता है फैट का। तो अगर कोई आपसे रिएक्शन पूछे कि भैया ये जुड़े हुए कैसे हैं, क्या इनकी व्यवस्था यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है, तो आप बता सकते हो कि हमारे पास केवल और केवल क्या है, एक ग्लिसरॉल है। एक ग्लिसरॉल में 3 कार्बन होते हैं, उनके साथ लगा हुआ है एक हाइड्रोक्सी का ग्रुप, जिसको OH ग्रुप कहा जाता है। ये जो आप देख पा रहे हैं, ये स्ट्रक्चर हमारा किसका है, एक ग्लिसरॉल का है। इसके साथ हमने किसको जोड़ दिया, हमने फैटी एसिड को जोड़ दिया। वसा अम्ल की कुछ चेन जो है वो हमने लगा दी, तब जाकर के हमारा एक फैट का मॉलिक्यूल, एक वसा का मॉलिक्यूल यहाँ पर बनके तैयार होता है। तो जहां तुमने ग्लिसरॉल लिखा है उसके नीचे स्ट्रक्चर भी बना लेना, उसके नीचे ये स्ट्रक्चर भी बना लेना, ताकि आपको याद रहे कि भैया ये 3 कार्बन वाला क्या है, एक ग्लिसरॉल है, इससे जुड़ती है ये फैटी एसिड की चेन। अब आपके मन में एक डाउट आता है कि मैम एक बात बताओ, हम जब भी खाने की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि भैया जंक फूड नहीं खाना चाहिए, ऑयली फूड नहीं खाना चाहिए, तला हुआ बाहर का नहीं खाना चाहिए। आखिर उसमें ऐसा क्या है कि सिर्फ वसा वहीं पाया जाता है? क्या फल सब्जी, हरी सब्जियां, दूध, रोटी, अनाज, इन सभी में नहीं होता क्या वसा? क्यों भाई, इनको यहाँ पर हम क्लियर करेंगे। तो पहले इसको बना लीजिए एक बार जल्दी से। मैम दिस इज सफिशिएंट फॉर एसएससी सीजीएल। बिल्कुल दीपक, अरे काहे टेंशन ले रहे हो, बिल्कुल हो जाएगा, सब हो जाएगा। तुम बस रेगुलर क्लास करो, रिवीजन करो अपना बढ़िया करके। बाकी क्लास आपकी रोज सुबह 7 बजे यूं ही चल ही रही है। तो नोट करेंगे इसको कि 3 कार्बन की चेन जो है, मतलब तीन जो आपके ग्लिसरॉल वाला एक मॉलिक्यूल है, ये जुड़ेगा किससे, तीन अलग अलग फैटी एसिड से। तीन अलग अलग फैटी एसिड से, और क्या बना लेगा आपका, एक फैट का मॉलिक्यूल बना लेता है। अब ये फैटी एसिड क्या है और ग्लिसरॉल क्या है, पहले जरा इसको समझ लेते हैं। देखिए ग्लिसरॉल की अगर हम बात करें तो आप सबने ग्लिसरीन का नाम सुना होगा। क्यों भाई, सुना है कि नहीं? एक थम्स अप का साइन भेज दो जल्दी से, एक जल्दी से एक थम्स अप का साइन भेज दो। आप सबने ग्लिसरीन का नाम सुना है, या फिर आपने वो नाम सुना है कि आंखों में आर्टिफिशियल नमी लाने के लिए आप क्या करते हो? वो टिकटॉक पे वीडियोस देखी होंगी, आर्टिफिशियल रोनर होते हैं, तो उसमें आंखों के अंदर क्या ऐड किया जाता है, वहां इस्तेमाल होता है आपका ये ग्लिसरीन, ग्लिसरॉल जिसकी हम बात करते हैं। तो आर्टिफिशियल ह्यूमेक्टेंट के तौर पे काम करता है, नमी लाने के लिए भी ये काम करता है ग्लिसरॉल आपका। कई साबुन के अंदर जो बच्चों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, बहुत सॉफ्ट होते हैं, उनके अंदर इस्तेमाल किया जाता है। तो ये ग्लिसरॉल जो है, इसके अलग अलग यूजेस आपको यहाँ पर नजर आएंगे। और इसी के साथ अगर हम वसा अम्ल की बात करें तो भैया ये होती है कार्बन की लंबी लंबी चेन, कार्बन की लंबी लंबी चेन। उन्हीं चेन्स को अपने को पढ़ना है कि भैया क्या होता है आखिर, ये जो अलग अलग हमारी कार्बन की चेन यहाँ पर बन जाती है। चलो, सबसे पहले ग्लिसरॉल के बारे में नोट करेंगे कि क्या है आखिरकार ग्लिसरॉल।
कोई रंग नहीं होता ग्लिसरीन का, कभी आपने कोई कलर यहाँ पे नहीं देखा होगा, तो ये बेरंग है, रंगहीन कह सकते हो। इसमें कोई गंध नहीं है, गंधहीन है, और विषैला भी नहीं है कि बहुत ज्यादा टॉक्सिक हो, आपके स्किन पे हार्म कर रहा हो, आपकी बॉडी को हार्म कर रहा हो। नॉन टॉक्सिक, ऑर्डरलेस और कलरलेस के तौर पे काम करता है। लेकिन अगर ये नहीं होगा तो वसा नहीं बनता। तो वसा की जो बैकबोन है ये उसको बनाने का काम करता है। इट एक्ट एज अ बैकबोन ऑफ फैट और लिपिड। आप कह सकते हैं वसा या लिपिड की रीढ़ के रूप में, मतलब एक बेसिक स्ट्रक्चर बनाने के लिए जब तक ग्लिसरॉल नहीं होगा हम फैट को नहीं बना पाएंगे। क्या ये कहानी समझ आ रही है? मैम आप सीबीआई ऑफिसर लग रहे हो। अच्छा चलो, तो अब तुम नोट्स बना लो जल्दी से, है ना। दूसरा कह रहा है कि ये ह्यूमेक्टेंट, मतलब आंखों में नमी लाने के लिए, जैसे हम कहते हैं गीलेपन के रूप में, नम्रता के रूप में ये काम करता हुआ नजर आता है। अगला है शुगर के तौर पे भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। खुजली हो जाए किसी को तो ग्लिसरीन लगा दी जाती है, इसके रूप को हम यूज करते हैं। कुछ साबुन के अंदर ये उपस्थित होता है। कुछ ई सिगरेट का आपने इस्तेमाल देखा होगा, उनके अंदर भी ग्लिसरॉल की मात्रा पाई जाती है। अगला कह रहा है नाइट्रोग्लिसरीन, एक एक्सप्लोजिव होता है, एक विस्फोटक होता है, उसके अंदर भी ये है ग्लिसरीन की रूप में यहाँ पर उपस्थित होता है। तो ये सब छोटे छोटे से यूजेस हैं। जैसे हम ग्लिसरॉल के बारे में देखते हैं, जो माउथ के अल्सर के लिए यूज करते हैं, बिल्कुल। अच्छा देखो, एक स्टूडेंट वो होते हैं जिन्हें क्लास से मतलब है, जिन्हें मतलब है कि मैम कैसे कैसे हम पढ़ सकते हैं और कैसे हम अपने नोट्स बना सकते हैं, हमें पीडीएफ मिल जाए। एक वो होते हैं जिनकी चिंता ये सब तो होती नहीं है, जिनकी चिंता है मैम सिलेबस कब तक खत्म हो जाएगा। बेटा डे वन पहली क्लास में ये सारे डाउट्स आपके इस बैच में क्लियर करे थे कि ये कितना लंबा सिलेबस है, किन एग्जाम्स के लिए है, कितने दिन चलेगा, क्या प्रोसेस रहेगा, किस प्रकार से हम इसको प्रोसीड करेंगे। तो अगर आपने नहीं विजिट करी है, नहीं आपने वो क्लास देखी है, देन गो एंड वॉच इट आउट, एक बार जल्दी से जाकर के देख लेना, ताकि आपके ये बेसिक डाउट्स क्लियर हो जाए। और रही बात एग्जाम की, तो भाई एग्जाम के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर करा रहे हैं, केवल टाइम पास में तो आपको सिलेबस नहीं करवा रहे हैं कि चलो तुम्हें आज बायोलॉजी में पीएचडी करवा दी जाए। क्यों भाई, कोई है ऐसा जो यहाँ पीएचडी करने के लिए बैठा हुआ हो? तो जब सेशन चल रहा हुआ करे उस दौरान ये बेसिक डाउट्स ना पूछा करो। अगर कोई नया भी है तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी, एक बार सेशन के जो फर्स्ट क्लास हुई थी वो सारा आपका एक डाउट सेशन ही था एक तरीके से, ताकि आपके जो बेसिक फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं वो क्लियर हो सके। देन प्लीज एक बार जाकर के उसको जरूर से देख लेना। ऑल राइट, नोटिफिकेशन नहीं आता है, इसकी समस्या भी हल करवा देंगे। अब इसको नोट कर लीजिए, ये ग्लिसरॉल आपका यहाँ पर कहलाता है, ठीक है। एंड कॉपी पेस्ट ना करे कोई, ये आप लोग जरा देख के चले यहाँ पे। और लिख लिया तो मुझे एक थम्स अप का साइन भेज दो जल्दी से। क्लियर है? तो ये सभी ग्लिसरॉल के अलग अलग एप्लीकेशंस यहाँ पर दिखाई देते हैं। इसी ग्लिसरॉल के साथ बंध जाता है आपका फैटी एसिड। अब फैटी एसिड क्या है? देखो, कार्बन की मैंने कहा एक लंबी चेन होती है, तुम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ोगे, ठीक है, कि हमारा जो कार्बन का मॉलिक्यूल होता है ये आगे अपनी लंबी लंबी चेन बनाने में सक्षम होता है, मतलब अपने ही जैसे मॉलिक्यूल्स के साथ जुड़ जाता है। अगर कहीं इनके बीच में एक डबल बॉन्ड लगा हुआ होता है तो हम उसको नाम देते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अब फैटी एसिड में इसे कब कहूंगी? देखो अभी तक तो एक कार्बन की नॉर्मल चेन है, अगर मैं यहाँ पर क्या लगा दूं, एक सी डबल ओ एच का ग्रुप लगा दूं, मैंने कहा कि भैया यहाँ पर ना एक कार्बन को जोड़ करके मैंने ये, एक सेकेंड, मैंने लगा दिया यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड का एक ग्रुप। तो आप कहेंगे कि मैम इसमें डबल बॉन्ड भी लग रहा है और एसिड की चेन भी लग रही है, तब तब ये क्या बन जाएगा आपका? अनसैचुरेटेड। लेकिन अगर सिंगल कार्बन की चेन है तो आप बोलते हो कि ये सैचुरेटेड के तौर पर जाना जाता है। हिंदी में बात करें तो इसको कहते हैं संतृप्त, और इसको कहा जाता है असंतृप्त। क्या बन जाता है? ये वसा अम्ल। एक संतृप्त वसा अम्ल और एक असंतृप्त। असंतृप्त की प्रॉपर्टी दो याद रखना, कि या तो वहां पर डबल बॉन्ड होगा
या वहां पर ट्रिपल बॉन्ड होगा। सैचुरेटेड का मतलब होता है वहां पर सिंगल बॉन्ड है। अब कार्बन कितनी लंबी चेन बना रहा है ये हमें यहाँ पर देखना है कि भैया ये कितनी लंबी लंबी चेन जो है वो यहाँ पर बनाकर तैयार करता है। किसका रह गया था भाई? देखो पीडीएफ मिल जाएगी, एक बार कुछ अगर रह भी जाता है ना तो एक बार वहां से आप लोग नोट कर लेना। क्लियर है? अगर आपसे पूछा जाए कि भैया ये चेन जो होती है फैटी एसिड की ये कैसे कैसे बनती है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो। अगर हम बात कर रहे हैं, ये पूरी क्या लगी हुई है आपकी कार्बन की चेन लगी हुई है, लंबी सी कार्बन की चेन है जिसके ऊपर प्रॉपर हाइड्रोजन लगा रखे हैं। लास्ट में हमने क्या लगा दिया? हमने लगा दिया COOH। COOH और पूरी आगे कार्बन की चेन है, इसे कहा जाता है आपका वसा अम्ल। तो नॉर्मली कार्बन की एक लंबी लॉन्ग एलिफैटिक चेन होती है जहां पर आपका क्या लगा होता है? कार्बोक्सिलिक अम्ल जो है वो लगा हुआ होता है। तो इसे हम नाम देते हैं बेटा ग्लिसरॉल, आई मीन फैटी एसिड। ग्लिसरॉल जो है उसका एक रूप होता है जिसे हम ग्लिसरीन कहते हैं। ह्यूमेक्टेंट मतलब नमी जो लेकर आए, कि भैया वो टिकटॉक वाले आंखों में आर्टिफिशियल रोना नहीं ले आते थे कि आंखें जो है वो नम लगने लगे, जैसे आप रो रहे हो, तो वहां उसी ग्लिसरीन का उपयोग किया जाता था। ठीक है? आकाश कौशल क्लियर है? अनुपम कुमार? तो इन्हें नाम दिया जाता है आपके फैटी एसिड। फैटी एसिड दो प्रकार के देखे हमने, एक अनसैचुरेटेड और दूसरा सैचुरेटेड। अब फर्क किससे पड़ता है? मतलब हमने तो एक कॉन्सेप्ट समझ लिया कि अच्छा भैया हमारे पास वसा बनाना है तो क्या क्या होना चाहिए? एक ग्लिसरॉल होना चाहिए। आप समझ गए कि मैम ये कार्बन की इस प्रकार से स्ट्रक्चर को हमने नाम दिया। दूसरा आपने बोला हमारे पास क्या होना चाहिए? फैटी एसिड होना चाहिए। अब फैटी एसिड भी हमने, जो वसा अम्ल की हम बात कर रहे हैं, ये वसा अम्ल हमने दो कैटेगरी में बांट दिया कि या तो ये सैचुरेटेड होता है या ये अनसैचुरेटेड होता है। सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड होगा। सैचुरेटेड का मतलब क्या है? यहाँ पर सिंगल बॉन्ड होगा, यहाँ पर डबल भी हो सकता है, ट्रिपल भी हो सकता है। इसको हिंदी में संतृप्त कहा जाएगा और इसको हिंदी में असंतृप्त कहा जाएगा। वसा अम्ल फैटी एसिड नाम में ही लिखा है, एक एसिड जुड़ा हुआ होगा तो इसके अंदर कार्बन की जितनी लंबी भी चेन होगी, मैंने कहा भैया 3 है, 4 है, 5 है, जितनी भी चेन है, लास्ट में आपका एक COOH का ग्रुप हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। चाहे वो सिंगल चेन हो, चाहे वो आपकी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाली कोई भी चेन आपको नजर आ रही हो, बचा कुचा हाइड्रोजन वहां पर लगा देंगे। क्या ये रिएक्शन सबको क्लियर हुई कि नहीं हुई? हाँ भाई, ये रिएक्शन सबको क्लियर हुई। अब ये जानना जरूरी है कि ये फैटी एसिड को हम कितने भागों में बांट सकते हैं। देखो एक चीज हमेशा याद रखना, ये चेन आपकी छोटी भी होती है, 2 कार्बन की भी हो सकती है, 4 कार्बन की भी हो सकती है और ये 20 कार्बन की भी हो सकती है। ये वाली जिस चेन की हम बात कर रहे हैं, अब ये वसा अम्ल की चेन कितनी लंबी है उस आधार पर हम चेक करेंगे कि भैया आपके फूड के अंदर कितना वसा उपस्थित है। इसको लिख लेंगे फिर हम आगे शुरू करते हैं। लिख लीजिए इसको। डन भाई, लिख लिया सबने? जल्दी जल्दी से बताओ। कोई समस्या यहाँ तक? अब बात करेंगे वसा अम्ल के बारे में। देखो मैंने कहा कि ये जितने भी फैटी एसिड है ना, इसे हम 4 भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहले
इनकी चेन के आधार पे मैंने कहा वेरी शॉर्ट चेन, वेरी शॉर्ट चेन फैटी एसिड। वेरी शॉर्ट चेन का मतलब क्या होता है, जहां पर 2, 3 या 4 तक कार्बन की चेन आपको दिखाई दे। मतलब कहने का क्या है भाई, आपके पास अगर 2 कार्बन हुए, मान लीजिए मैंने कहा एक कार्बन है और दूसरा आपका COOH लगा हुआ है, तो इसको हम क्या नाम देते हैं, CH3COOH को। इसे कहा जाता है एसिटिक एसिड, यही तो नाम देते हैं भाई। 2 कार्बन पे लगे हुए कार्बोक्सिलिक एसिड को एसिटिक एसिड का नाम दिया जाता है। तो ये आपका कहलाएगा बहुत लघु श्रृंखला वाले, यानी कि बहुत छोटी चेन वाले। ये मुख्य तौर पे आप इधर देख सकते हो, इन्हें वेरी शॉर्ट चेन या शॉर्ट चेन कहा जाएगा। आपने बोला कि मैम मैं जितनी भी फल और सब्जियां खा रहा हूं ना, उनके अंदर भी वसा है। आप बोलोगे भैया ऐसा कैसा वसा है जो तुम्हें मोटापा नहीं बढ़ा रहा। डेफिनेटली वहां पर भी फैट का कंटेंट होता है, लेकिन फर्क कहाँ आ जाता है, उसकी कार्बन की चेन में। अगर उसकी कार्बन की चेन बहुत छोटी है तो शरीर में जाके आसानी से टूट जाएगी कि नहीं, बोलो हाँ कि ना, जल्दी से बताओ। अगर मैं आपसे ये कहूं कि भाई मेरे पास एक छोटी सी कार्बन की चेन है तो मैं उसे आसानी से तोड़ सकती हूँ, बिल्कुल सही बात है। जितना भी आप अनाज का सेवन करते हैं, फलों का सेवन करते हैं, दाल है, ठीक है, दूध है, इन सब के अंदर क्या पाया जाएगा, एक छोटी सी कार्बन की चेन होगी। छोटी मतलब कितनी छोटी, 2 कार्बन हो गए, 3 कार्बन हो गए, 4 कार्बन हो गए, 2, 3 या 4। तो जिनके पास 5 से कम कार्बन के चेन उपस्थित होती है, वो आपके फैट को नहीं बढ़ाते, वो आपके बॉडी के अंदर आसानी से टूट जाती हैं। वो चेन जब टूट जाएगी तो डेफिनेटली बॉडी के अंदर वसा इकट्ठा नहीं होगा। तो इन्हीं को हम नाम देते हैं शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स विच हैज लेस देन 5, यानी कि 5 से कम कार्बन के परमाणु यहाँ पर उपस्थित है। कहाँ कहाँ उपस्थित होते हैं ये, इसके उदाहरण क्या है, आप कह सकते हो सभी हाई फाइबर फूड्स। हाई फाइबर मतलब जिसके अंदर आप ये कह सकते हैं पचने की क्षमता बहुत आसान है, बहुत जल्दी वो इजीली डाइजेस्ट हो सकता है और बॉडी में फैट नहीं बढ़ाता। यानी कि सभी आपके फल हो गए, सब्जी हो गई, फलियां, फलियां मतलब हम दालों की बात कर रहे हैं, दाल का सेवन आप करते हैं, जो आपका साबुत अनाज है, तो भैया इन सब के अंदर आसानी से टूटने की क्षमता है, क्योंकि कार्बन की चेन ही बहुत छोटी है। या तो 2 कार्बन दिख रहे हैं एसिटिक एसिड, 3 दिखेंगे प्रोपियोनिक एसिड, 4 दिखेंगे ब्यूटायरिक एसिड। ये हमने कार्बन के अंदर जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप पढ़ेंगे, केमिस्ट्री वाले भाग में, तो आप जानोगे कि वहां पर 2 कार्बन के लिए एसिड वर्ड आता है, 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट। ये पूरी एक रूट वर्ड की श्रृंखला आपकी दिखाई देती है, ठीक है। तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की बात नहीं कर रहे हम, मुख्य तौर पे वो देख रहे हैं जिसके पास कार्बन की संख्या कम है। जितने कम कार्बन उतना आसानी से वो टूट सकता है। तो ये पहला वाला शॉर्ट चेन फैटी एसिड होता है, फैटी एसिड का ही एक टाइप है। लेकिन अगर मान लीजिए मैं कहूँ कि भैया कार्बन की चेन मैंने बढ़ा दी, मैंने 5 से आगे कर दी, कितनी कर दी, 6 से लेकर के 12 तक, कितनी, 6 से लेकर के 12 तक। अब ये थोड़ी सी लंबी हो गई ना, तो ये टूटने में थोड़ा सा ज्यादा टाइम लेगी, किससे, पिछली वाली से थोड़ा सा ज्यादा टाइम लेगी। तो इसके अंदर आते हैं आपके सारे डेयरी फैट, मतलब जितने भी दुग्ध उत्पाद हो गए, दूध हो गया, ये सब यहाँ आ जाएंगे। जितने भी आपके दुग्ध उत्पाद हैं, वसा, इसके अंदर थोड़ा सा ज्यादा उपस्थित होगा। साथ में नारियल के तेल की बात करेंगे, कोकोनट मिल्क की बात करेंगे। तो ये 2 मुख्य उदाहरण हैं जिसमें 6 से लेकर 12 तक कार्बन के एटम आपके उपस्थित होते हैं। तो एक बार आप लिख सकते हो, पीछे वाला पेज नोट कर लेना, ये शॉर्ट चेन फैटी एसिड है। अगला वाला आएगा लॉन्ग मीडियम चेन फैटी एसिड। बिल्कुल, कृष्णा यादव, अमन किशोर सिंह। ई सिगरेट आपने सुनी होगी, बीच में इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट आती थी, है ना, जो आपको माचिस से जलानी नहीं पड़ती थी, इलेक्ट्रॉनिक थी वो। तो वहां गंथल वगैरह का उपयोग होता था, उसमें देखते थे ग्लिसरॉल, ठीक है। चलो लिख लो इसको, और लिखकर जल्दी से एक बार थम्स अप का साइन भेजो।
क्लियर है भाई, लिख लिया सबने? चलिए, ये देखो एक्सपीरियंस बोलता है भाई साहब, आगे लिखो। मीडियम चेन फैटी एसिड 6 से 12 कार्बन एटम्स यहाँ पर उपस्थित होंगे। 6 से 12 कार्बन एटम्स। अनुपम कुमार बहुत देर से परेशान है मैडम, ग्लिसरॉल और ग्लिसरीन। बेटा अभी बताया, ग्लिसरॉल जिसकी हमने अभी बात करी, ये थोड़ा सा बेसिक आपको एक्चुअल कंपाउंड दिखाई देता है कि नेचुरल कंपाउंड यही है। लेकिन अगर मैं इसको कमर्शियली बाहर जाऊं मार्केट में सेल करने के लिए, तो मैं इसको जिस रूप में लेके जाऊंगी ना, जो कि 100% प्योर नहीं होता, उसे हम ग्लिसरीन कहते हैं। 95% अप्रोक्सीमेटली प्योरिटी इसकी दिखाई देती है। कमर्शियली आप इसको बेचने के लिए जा रहे हो तो ग्लिसरीन के नाम से इसकी सेल होती है। तो ग्लिसरॉल वैसे टेस्ट में मीठा दिखाई देता है, हम इसको ग्लिसरीन के रूप में मार्केट में थोड़ा सा डाइल्यूट करके, यानी कि 95% प्योरिटी के साथ इसको सेल कर सकते हैं। तो वैसे देखा जाए तो एक ही कंपाउंड है, लेकिन उनकी रूप जो है वो थोड़ी सी यहाँ पर बदल दी जाती है। ठीक है अनुपम भाई, समझ गए? क्लियर है? तो मैम ये दो प्रकार के फैटी एसिड की चेन देखिए, एक छोटी चेन वाली थोड़ी आसानी से जल्दी से टूट जाएगी, वो वसा बॉडी में इसीलिए इकट्ठा नहीं होता। दूसरा कह रहा है जिसके अंदर वसा आपका बॉडी के अंदर थोड़ा थोड़ा टाइम लगाता है, बट हाँ डाइजेस्ट हो जाता है। कहते हैं ना डेयरी फैट सबसे पहले आपको ये छोड़ना पड़ेगा। कोकोनट मिल्क हो गया, तो इसके अंदर थोड़ी सी मात्रा लंबी सी चेन की वजह से ज्यादा हो जाती है। इसके बाद एक और चेन बनती है जिसे कहते हैं लॉन्ग चेन। भाई और लंबी चेन कर दी मैंने। पहले मैंने कहा था 5 तक होंगे, फिर मैंने बोला कि नहीं 6 से 12 कर दो, अब मैंने कहा 13 से 21 तक कर दो। तो डेफिनेटली ये बॉडी में टूटने में ज्यादा टाइम लगाता है। इसकी कार्बन की चेन आपने बोला मैम अप टू सो ऑन 21 तक अगर पहुंचा दी जाए, तो 21 कार्बन की चेन को तोड़ने में समय ज्यादा लगेगा, या फिर 2 कार्बन की चेन को आप बोलोगे मैम इसमें समय ज्यादा लगेगा। इसीलिए जब भी आप कोई ऐसा प्रोडक्ट खाते हो, उसको पचाने में शरीर को समय ज्यादा लगता है, और साथ में उसका जो ऑयल है, जो वसा है, वो बॉडी में इकट्ठा हो जाता है। तो तीसरी कैटेगरी लिख लेंगे, लॉन्ग चेन यानी कि लंबी श्रृंखला वाले वसा अम्ल। चलो अच्छा, जिन भी बच्चों ने कल ही क्लास ज्वाइन किया है, जो अभी नए आए हैं, जिन्होंने पुरानी क्लासेस नहीं करी है, मैं आप सबसे एक चीज यहाँ कहना चाहूंगी। सबसे पहले स्टार्टिंग की जो फर्स्ट क्लास है उसको कवर कर लेना, जो पहला इंट्रोडक्शन सेशन आपका हुआ था। उसके बाद फर्दर फिर आप लोग अपने चैप्टर को कंटिन्यू कर सकते हैं। कल से हम स्टार्ट करेंगे मानव का डाइजेस्टिव सिस्टम। तो आप में से जितने भी स्टूडेंट्स का बैकलॉग हुआ है, जिन्हें भी अभी तक की क्लासेस बच्चों नहीं अटेंड करी हैं, वो सारी क्लासेस आप धीरे धीरे करके कवर कर लेना। लेकिन कल से आप अपने फ्रेश जो क्लास होगी उसको स्टार्ट कर सकते हैं मानव के पाचन तंत्र को, क्योंकि बेसिक हम लोग जो है वो अपना कवर कर ही रहे हैं साथ में। तो पिछले बैकलॉग को जरूर से क्लियर कर लें, जो सेल वाला टॉपिक रह गया है और जो न्यूट्रिशन का रह गया है। उसके अलावा आगे से आप लोग कल अपनी सुबह 7 बजे क्लास होगी वो कर लेंगे। लेकिन हाँ, उसको करने से पहले एक बार कल की जो सबसे पहली वाली क्लास हुई थी इंट्रोडक्शन वाली, वो जरूर से एक बार देख लेना। क्लियर है? चलो लिख लिया यहाँ तक सबने? तो इसे कहते हैं लॉन्ग चेन फैटी एसिड। अब सोचो भाई कि अगर मैं 21 से भी ज्यादा लंबी कार्बन की चेन बना दूं, तो बताओ सबसे खतरनाक क्या होगा? अगर मैं इससे भी ज्यादा लंबी चेन बना दूं, तो क्या वो खतरनाक होगा या नहीं होगा? उसे कहते हैं वेरी लॉन्ग चेन। हमने 22 से भी ज्यादा कार्बन यहाँ पर लगा दिए हैं। जो कहाँ पाए जाते हैं ये याद रखना, आपके जितने भी मेवे हैं, आप जितने भी बीज की बात करते हो,
आपके तले हुए भोजन की और आपके ऑयल के बारे में, वसा के बारे में। इसीलिए इसको कहा जाता है सबसे खतरनाक या हार्मफुल फॉर योर हेल्थ। अब समझ में आया कि मैम ये इतनी लंबी चेन के कारण हम इसको नहीं कंसीडर करते एज अ गुड फूड, क्यों नहीं मानते कि अच्छा भोजन नहीं है, ये आपकी बॉडी के अंदर नुकसान पहुंचाएगा। और आज का टाइम क्या है कि भैया जाएंगे एक पिज्जा ऑर्डर करेंगे कि चलो ठीक है आज पिज्जा खा लेते हैं या समोसे खा लेते हैं, कचौड़ियां खा लेते हैं। सब कुछ क्या है, डीपली फ्राइड है, तला हुआ खाद्य पदार्थ है। इसको खाने के बाद, इसका सेवन करने के बाद जो ऑयल होगा वो बॉडी में जाएगा, वो बॉडी में जाएगा, आपकी धमनियों में जाकर के चिपकेगा, कहीं ना कहीं जाकर के वो असर दिखाएगा। और उसके ऊपर से तुम क्या सेवन करते हो भैया, एक चिल्ड कोल्ड ड्रिंक लेकर आना। अब वो ठंडी जो भी आप पदार्थ, पेय पदार्थ पी रहे हैं, वो जा करके उस वसा को वहीं का वहीं डिपॉजिट कर देता है कि लो भैया अब तुम यहीं बैठे रहो। अगर आप उसकी जगह कुछ गर्म पदार्थ सेवन करेंगे, कुछ भी गर्म पीते हैं, तो वो डेफिनेटली थोड़ा सा मेल्ट होना शुरू होता है। देखा है घर में घी के डब्बे कभी भी ठंडे पानी से साफ नहीं होते, घी का हो तेल का हो, आपको उसमें गर्म पानी डालना पड़ता है। जब डब्बों से नहीं हट रहा तो शरीर है तुम्हारा, यहाँ से कैसे साफ होगा ये। तो इसीलिए कहा जाता है ये लॉन्ग चेन वाले फैटी एसिड है, लंबी श्रृंखला है। इसके उदाहरण ये आप सबके सामने हैं। वसा युक्त जितना भी भोजन हम सबसे ज्यादा डेंजरस कहते हैं वो इसी के अंदर आता है। ठीक है, वो इसी के अंदर आता है। तो याद रखिएगा मैम, ये क्या सही है कि मटन को हजम होने के लिए 24 घंटे से ज्यादा लगता है? बिल्कुल लगता है। जितने भी आपके नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज हैं, आपने अभी देखा कि मछली की अगर हम बात कर रहे हैं, मछली के अंदर भी लॉन्ग चेन फैटी एसिड है, मतलब 21 तक कार्बन इसके अंदर उपस्थित है। आप जितना भी नॉन वेजिटेरियन सोर्स देखते हो वहां पर, क्योंकि कार्बन की चेन बहुत ज्यादा लंबी होती है, इसी कारणवश उसको पचने में बहुत ज्यादा समय लगता है, उसको डाइजेस्ट करने में शरीर को डबल मेहनत करनी पड़ती है। और ऑयल वो बॉडी में अलग स्टोर होता है तो है। और यही रीजन है कि सबसे ज्यादा हार्ट अटैक की समस्या लोगों को बनती है। ठीक है, आरुषि लिखा हुआ है लौंग का एग्जाम्पल, मछली हमने बात करी, वेरी लॉन्ग में हमने ये सभी फ्राइड फूड को यहाँ पर देखा। क्या यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हैं? तो भैया इसी आधार पे आप कह सकते हो ना कि मैम कार्बन की चेन जितनी लंबी है, शायद उतना ही ज्यादा वसा, उतना ही ज्यादा फैट हमारी बॉडी के अंदर बन रहा है, या मैं कहूँ उतना ही ज्यादा पदार्थ जो है वो आपका वसा का आपकी बॉडी में फैट को बढ़ाने का काम कर रहा है। तो ये किस आधार पे हमने देखा? अकॉर्डिंग टू द फैटी एसिड, फैटी एसिड की चेन, वसा अम्ल की चेन के आधार पे। बाकी तो ग्लिसरॉल तो बेस बना ही रहा है, ग्लिसरॉल के साथ ये मिलेगा और पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बना देगा। घी कौन सा अच्छा है मैम? अच्छा, बिहार अगस्ती, बिल्कुल कर सकते हो। जयशंकर पाठक, देखिए हेल्दी भी होते हैं लेकिन कहीं ना उनके अंदर कार्बन की चेन जो है वो लंबी होने के कारण वो ऑयल जो है बॉडी में इकट्ठा हो जाता है। और इसीलिए हम कहते हैं, जैसे बादाम का तेल की बात करें तो ये सब बॉडी में हेल्दी भी है। बट इनके साथ जब तुम इनका सेवन करते हो ना, कि हमने आज भर भर के डीप फ्राई खाना खाया, कोई मतलब नहीं है इसका। जितना भी रिफाइंड शुगर की आप बात करें, मैदा की आप बात करें, ये सब चीजें हार्मफुल होती हैं। तो अब मुद्दा ये आता है कि मैडम आपने तो हर चीज को गलत बता दिया, ये भी नहीं खाना चाहिए, ये भी नहीं खाना चाहिए। अब आखिर खाए तो खाए क्या इंसान, है? ये जितना भी आपने देखा ये सभी होते हैं अलग अलग फैटी एसिड। इन्हीं फैटी एसिड को हमने तीन आधार में बांटा कि देखो भाई, जो सबसे ज्यादा सिंपल हम कहें, एक तो होते हैं सैचुरेटेड फैटी अम्ल, और दूसरे हमने कहा एक होते हैं आपके अनसैचुरेटेड। अब अनसैचुरेटेड के अंदर कौन कौन आता है? एक आता है पॉली अनसैचुरेटेड और एक आता है मोनो अनसैचुरेटेड। तो ये कैटेगरी जो होती है ये आपके लिए क्या होती है, अच्छी कही जाती है। यहां तक नोट कर लिया तो मुझे एक थम्स अप का साइन भेजो जल्दी से। नहीं, फ्राइड फूड नहीं खाना चाहिए। और जो लोग बहुत कम खाते हैं फिर भी मोटे हो जाते हैं, उनके अंदर प्रॉब्लम थायराइड की होती है, अलग अलग उनके हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण देखने को मिलता है। तो हमने भोजन को बांटा अलग अलग प्रकार में। सबसे पहले देखा सैचुरेटेड फैट। सैचुरेटेड फैट मतलब जिसमें हमने सिंगल बॉन्ड की मात्रा देखी थी। ठीक है। अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड वर्ड डबल बॉन्ड से याद आ रहा होगा, ट्रिपल बॉन्ड से याद आ रहा होगा कि वो था। इसको हमने दो भागों में बांट दिया, एक होते हैं मोनो आई मीन मोनो सैचुरेटेड या मोनो अनसैचुरेटेड, या फिर पॉली अनसैचुरेटेड यहाँ पर इसे कहा जाएगा।
इन दोनों के अलावा एक वो है जो सबसे बेकार है, जिनको ट्रांस फैट कहा जाता है। अब ये जो ट्रांस फैट है ना, इसको सेवन नहीं करना है, इसको इट्स अ बिग नो। यहाँ पर आते हैं आपके सभी ऑयली फूड, डीप फ्राई फूड। तुम पिज्जा, बर्गर, मोमोज की बात करो, ठीक है, आप देख सकते हो जितने भी आपके शुगर के प्रोडक्ट्स हैं, केक, पेस्ट्री, ये जितना भी आप शुगर या ऑयली फूड का सेवन कर रहे हैं, जिसे हम जंक फूड कहते हैं, तो भैया ये जंक फूड का सेवन आपका आता है इसी ट्रांस फैट के अंदर, जो आपकी सेहत के लिए सबसे ज्यादा हानिकारक है। लेकिन अगर हम बाकियों की बात करें, जिसमें सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड वगैरह आते हैं, तो आप देख सकते हैं कि मुख्य तौर पे आपके बॉडी के लिए, जैसे हम सैचुरेटेड की बात कर रहे हैं, नारियल का तेल हो गया, जो भी आप मक्खन खाते हो, चीज खाते हो, ठीक है, ये सभी चीजें, क्रीम वगैरह, ये यहाँ पर आती हैं, तो ये भी आपके सेवन के लिए इतनी अच्छी नहीं होती। ट्रांस फैट हमने टोटली मना कर दिया। जहां पर ट्रांस फैट, कई बार देखना कोई प्रोडक्ट अगर आप ले रहे हो ना, उसके पीछे इंग्रेडिएंट्स में लिखा होगा ट्रांस फैट की मात्रा 5 ग्राम है, 4 ग्राम है, कितनी है, उस आधार पर भी आप उसे जज कर सकते हैं कि वहां ट्रांस फैट अगर है तो वो बॉडी के लिए अच्छा है ही नहीं, वो आपने सेवन करना ही नहीं। क्लियर। लेकिन हाँ, ये जो अनसैचुरेटेड वाला फैट होता है, ये आपके लिए हेल्दी होता है, इसे हेल्दी फैट भी आप कह सकते हो। जिसमें अगर हम तेल की भी बात करें, तो भैया मूंगफली का तेल हो गया, सनफ्लावर ऑयल हो गया, सोयाबीन ऑयल हो गया, ये सभी चीजों का सेवन करना चाहिए। खास तौर पर ये जो डालडा रिफाइंड खाते हैं, ये सब चीजें आप ना खाएं। तो सैचुरेटेड का भी एक लिमिट में इस्तेमाल बताया गया है, क्रीम हो, पनीर हो, ये चीज हो, लिमिट में इस्तेमाल करो करो, लेकिन लिमिट में करो। ट्रांस तो बिल्कुल मत करो। और सैचुरेटेड वाला आप लोग यहाँ पर सेवन कर सकते हैं, इसमें हेल्दी फ्रूट्स भी आते हैं, आपके बादाम का तेल हो गया, सोयाबीन का तेल वगैरह, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर नजर आएंगी। और ये आप लोग देख सकते हो, अलग अलग कैटेगरीज इसकी नजर आ रही है। बिल्कुल सुमन, बिल्कुल दिखाई दे रहा है भाई सबको? क्लियर है? तो इसे हम नाम देते हैं आपका अलग अलग प्रकार के वसा अम्ल, और इन्हीं की कैटेगरी में कौन सा अच्छा है और कौन सा नहीं है। क्योंकि अगर आप नहीं मानते हैं, तो कहीं ना कहीं पेट के ऊपर ना सबसे ज्यादा फैट इकट्ठा होता है, जो हम कह रहे हैं ये हिस्सा, ये नॉर्मल आपकी मांसपेशी है, ठीक है, ये आपके स्टमक की क्या है, मांसपेशी है, दिख रहा है सबको, ये हमारी मांसपेशी है। और इसके अंदर वो हिस्सा है जो नॉर्मली बॉडी का फैट, जो बेसिक आप कह सकते हो किसी ऑर्गन को सपोर्ट करने के लिए होता है, कि भाई ये कोई अंदर अंग है तो उसके ऊपर थोड़ी सी तो मांसपेशी की लेयर होगी होगी। लेकिन ये आगे का जो हिस्सा बनता चला जाता है ना, ये आता है आपका बेली फैट के नाम से, जो आपका वेस्ट के तौर पे कहा जाएगा। तो ये है बेकार वाला, जो तुम्हारी बॉडी में इस वसा के कारण जमा होता चला जाता है, ये आपको नहीं यहाँ पर बनने देना है। मैम रिफाइंड का तेल कैसा होता है? नहीं होता, अच्छा ठीक है, उसमें भी आप अगर सरसों का तेल इस्तेमाल करते हैं तो वो ठीक है, बाकी ये जो डालडा और बाकी के रिफाइंड आते हैं बेटा, वो गलत होते हैं। तो कुछ इस प्रकार से आपके ये ट्रांस फैट वाले और बाकी अन्य फूड जो है वो बन जाते हैं। इसीलिए जब वसा की बात आती है, तो आप बहुत चुन चुन के सेवन करें कि क्या आपकी बॉडी के लिए अच्छा है, क्या नहीं है, जिसमें कि सबसे ज्यादा हार्मफुल आपके यही ट्रांस अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स कहे जाते हैं। फ्रेंच फ्राइज है, चीज बर्गर है, वनस्पति घी खास तौर पे। लेकिन फिर भाई बात की मैडम घी नहीं खाएंगे तो कैसे काम चलेगा? अब तुम अकेले अगर घी खा रहे हो तो काम चल भी जाएगा, बॉडी में इतना वसा नहीं होगा। अब बाकी की चीजें साथ में खा रहे हो ना, तो ये और ज्यादा घातक हो जाता है, और ज्यादा घातक हो जाता है, ठीक है। तो ये सभी चीजें होती हैं आपके ट्रांस फैट के अंदर। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पर नोट कर लेंगे, जैसे कि एक चीज आपसे पूछी जाती है कि कितना वसा आपकी बॉडी में स्टोर होता है, या किससे हमें कितना वसा मिलता है। देखो, हमारे शरीर में जो यकृत होता है ना, इसका काम होता है आपके वसा को स्टोर करना और इसको संश्लेषित करने का। किसका? यकृत का। तो सबसे पहली लाइन लिखेंगे, यकृत हमारे शरीर के अंदर वसा को स्टोर भी करता है, उसका भंडारण भी करता है, और उसको बनाने में भी यहाँ पर मदद करेगा। साथ ही साथ 1 ग्राम फैट की अगर आप बात करोगे, 1 ग्राम वसा, ये आपको दे रहा है अप्रोक्सीमेटली 9 किलो कैलोरी प्रति ग्राम। ठीक है, कितनी कैलोरीज मिल रही है? 9 किलो कैलोरीज मिल रही है 1 ग्राम वसा से। तो ये मानो कि कार्बोहाइड्रेट में हमें 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4 किलो कैलोरीज मिलती है, तो दुगनी है यहाँ पर।
दुगनी है यहाँ पर, जो हम कार्ब से एनर्जी लेते हैं उससे जस्ट डबल हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो इसीलिए कहते हैं कि भैया ये जब भी आप खाली पेट होते हो ना, आपने कुछ नहीं खाया सुबह से, सबसे पहले आपकी बॉडी से प्रोटीन गायब होना शुरू हो जाएगा। फिर आपकी बॉडी से जो भी एनर्जी है, जो तुमने अनाज खाया है, वो गायब होनी शुरू होगी, वो बॉडी यूज करना शुरू करेगी। लास्ट में कहीं जाकर इसका नंबर आता है। ठीक है, लास्ट में कहीं जाकर के इसका नंबर आता है। तो भैया इसीलिए वसा हार्मफुल होता है। भले ही तुम एक समोसा खा लो और दिन भर फिर तुम कहते हो कि आज मन नहीं है कुछ खाने का, बहुत ज्यादा हैवी हो गया है। क्यों लगता है? क्योंकि ये देखो दुगनी एनर्जी दे रहा है। तुम एक समोसे की जगह 2 रोटी खाओगे, आप डेफिनेटली 4 घंटे बाद कहोगे ठीक है अभी पेट खाली है, कुछ खा सकता हूँ। उस समोसे को, क्योंकि वो डीपली फ्राइड है, उसमें ऑयल की मात्रा बहुत ज्यादा है, तो आप नहीं कह पाते हो, क्योंकि उसके अंदर आपको डबल एनर्जी ऑलरेडी मिल चुकी है। क्लियर है? तो लिख लेंगे इसको, 1 ग्राम वसा जो है वो आपको 9 किलो कैलोरी प्रति ग्राम एनर्जी यहाँ पर प्रदान करता है। उपवास के दौरान शरीर ग्लूकोज एंजाइम प्रदान करता है, जो कि आपका, इसको ग्लूकागन कर लेना, ग्लूकागन। ठीक है, इस एंजाइम से हमारा ग्लूकोज बन जाता है। तो जब भी मात्रा अधिक होती है, इंसुलिन का ही काम होता है इसको रेगुलेट करने का। डेली रनिंग करने से फैट कम होता है। ये देखो पेटीज से क्या हानि होती है मैम, आप क्या हो जाता है तुम लोग को। रनिंग किया करो, डेली फिजिकल एक्सरसाइज किया करो, ये मैं पहले भी कह चुकी हूँ। आपका पूरे दिन भर काम होता है पढ़ने का, आप सुबह उठे शाम तक अपनी लॉन्ग सेटिंग आप अपनी पढ़ाई को देते हैं। एटलीस्ट आधा घंटा दिन में निकालो जिसमें आप पढ़ सको, जिसमें आप अपने फिजिकल एक्टिविटी कर सको। चाहे तुम घर में योगा कर लो, एक्सरसाइज कर लो, रनिंग करके आ जाओ, आधा घंटा मैंडेटरी है, इतना तो आप दीजिए, वरना आपका स्वास्थ्य अभी दिक्कत नहीं करेगा, कुछ चंद महीनों बाद आपको प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएगी। अगर आप बिल्कुल बैठे रहोगे खाते रहोगे, वो खाना भी नहीं पच पाता, वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। जतन उसकी टेंशन मत लो, ठीक है? आप क्लास करिए, रिविजन करिए, आप सिलेबस की चिंता मत करिए, सिलेबस के लिए आप टीचर पे छोड़ दीजिए, वो आपका कवर करा दिया जाएगा। चलो, कोई डाउट किसी को यहाँ तक? एक बार बताओ भाई फटाफट से, और लिख लिया हो तो एक थम्स अप का साइन शेयर कर दो। हाँ, ये पूरी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, सारा कुछ कंप्लीट। क्लेम तो पतंजलि भी बहुत कुछ करता था ऑर्गेनिक होने के नाम पर। ये बताओ भाई, क्लेम तो पतंजलि भी कहता है कि हमारे प्रोडक्ट्स में ऐसे ऐसे चीजें हैं, लेकिन नहीं निकलती ना, फेक निकलती है। अभी सुप्रीम कोर्ट से ही ऑर्डर्स आ गए थे कि नहीं, आपके बहुत सारे प्रोडक्ट्स जैसा आप क्लेम कर रहे हो, इवन उनकी कोरोना की जो कोविशील्ड के नाम पर पूरी एक वैक्सीन उन्होंने दी थी, मतलब एक पूरी कोरोनल किट दी थी, उस किट की भी हालत बहुत बुरी थी। उन्होंने कहा कैंसर का उपचार कर देगी ये। कहने में, क्लेम करने में दिक्कत नहीं होती लोगों को, लेकिन वो चीज इतनी इफेक्टिव है या नहीं, चेक करने के बाद वो कभी भी सत्य नहीं निकलता, और एग्जैक्टली तो कभी भी नहीं निकलता। चलिए, तो यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। तो भैया एक सिंपल सी कहानी और समझ लेते हैं कि अगर हम इस वसा का सेवन बहुत ज्यादा मात्रा में करते हैं तो कहीं ना कहीं एक रोग हमें देखने को मिलता है, जिस रोग को कहा जाता है एथेरोस्क्लेरोसिस। अब देखो होगा क्या, एक सिंपल सी कहानी समझना। आपने कहा मैम मेरे पास ना एक ब्लड वेसल थी, ये एक मेरी रक्त की वाहिका थी, मैं थोड़ा थोड़ा मतलब मैंने क्या करा, ये थोड़ा थोड़ा सा यहाँ पर फैट जो है वो इकट्ठा होता चला गया। शुरुआत में तो मैंने इतना वसा नहीं खाया था, लेकिन ना वो धीरे धीरे करके अमाउंट मेरी बॉडी में, मेरी धमनियों में क्या हो रहा है, इकट्ठा होता चला जा रहा है। अभी इतना हुआ है, फिर और बढ़ जाएगा, फिर एक समय आएगा इस पे एक और लेयर आ जाएगी, एक और लेयर आ जाएगी, कहीं ऐसा वक्त ना आ जाए कि ये बिल्कुल रास्ता जो है आपका वो ब्लॉक हो जाए। मतलब अभी तक तो जो ब्लड जा रहा था वो कैसे जा रहा था भाई, सुनो जरा, कुछ इस प्रकार से जा रहा था। फ्री जाने की जगह बेचारे को इतना सही जगह मिल रही है जाने को। तो मुझे एक बात बताओ, इस व्यक्ति की बॉडी में ब्लड प्रेशर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? हाँ कि ना? क्यों भाई, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? डेफिनेटली बढ़ेगा। मैम एक बात बताओ, नॉर्मल किसी ब्लड वेसल से अगर ब्लड बहता है तो वो सीधे सीधे रास्ते में जाता है, आराम से बहता है, कोई प्रेशर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ये हेल्दी पर्सन है जो कि जंक फूड बहुत कम खाता है, ये स्वस्थ व्यक्ति है। लेकिन ये वो व्यक्ति है जिसको हम हिंदी में लिखते हैं चटोरा। भैया मानता ही नहीं है, है मानता ही नहीं है।
डेली कुछ ना कुछ उसको बाहर का चाहिए, डेली ऑयली फूड चाहिए, वो ऑयल जा जा करके ऐसे इकट्ठा हो गया। अब उसकी इसी कारण से उसका ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है। रक्त, क्योंकि रक्त को जगह ही नहीं मिल रही, जाएगा कहाँ से, तो उसका प्रेशर जो है वो बढ़ना शुरू होगा। और एक दिन फिर ऐसी कहानी आती है कि ये रास्ता जो है वो बिल्कुल ही खत्म हो जाता है, बिल्कुल ही यहाँ पर पूरा ब्लॉकेज हो जाएगा। और इसी ब्लॉकेज को हम क्या नाम देते हैं कि अब इस ब्लड को आगे पहुंचाया नहीं जा सकता। आगे बैठा था हृदय, वो बेचारा पंप करे तो कहां से करे। इस रोग को कहते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। आपकी धमनियों में कोलेस्ट्रॉल जमा हो चुका है, जिस कारणवश आपका रक्त आगे नहीं जा पा रहा है। और आगे नहीं जाएगा, ब्लड तक, हार्ट तक नहीं पहुंचेगा, तो हार्ट कैसे बाकी के ऑर्गन को सप्लाई करेगा? वहीं दिल ने धड़कना बंद कर देना, क्योंकि दिल के पास ब्लड ही नहीं आ रहा, पंप क्या करे, मशीन खराब वहीं पर। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो इसी को हम नाम देते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। तो कहते हैं कि भैया अब यही तुम मानो कि शुरुआत थी तुम्हारी, तुमने थोड़ा थोड़ा सा खाना शुरू किया, हल्की सी एक लेयर आकर के यहाँ पर कभी सडनली जमा हो गई। क्योंकि ये चीजें ना कभी कोई इंसान अपनी बॉडी में, अपने हार्ट में, धमनियों में घुस के तो देख नहीं पाता, जाके तो देख नहीं पाता। ना कोई रेगुलर इतना टेस्ट कराता कि चलो आज चेक करूं कितना कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, कोई नहीं कराता। आप अपने आप से प्रिकॉशन ले सकते हैं। आप जापान में देखेंगे, लोग जब भी ऐसा कोई खाना खाते हैं, जो जब उन्हें लगता है कि भैया लंच कर रहे हैं, डिनर कर रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, तो उसके बाद वो गर्म पानी का सेवन करते हैं। गर्म पानी क्यों? वो गर्म पानी जाएगा, अगर हल्का सा भी यहाँ पर कुछ कोगुलेशन हुआ होगा, इकट्ठा हुआ होगा ना, वो उसको भी जाकर के क्या कर देता है, पानी डिजोल्व कर देता है, कि यहाँ पर गया, इसको बिल्कुल ही यहाँ पर क्लीन कर देगा, कि नहीं ये भी बह करके आगे वेस्ट के तौर पे आपकी बॉडी से निकल जाए। समझ पा रहे हैं? तो यही चीज अगर हम इंडिया में देखेंगे, नहीं भैया एक चिल्ड कोल्ड ड्रिंक निकाल के लाना, एक बढ़िया सी ठंडी वाली है, जितनी ठंडी हो सकती है। तो इन सब चीजों का ध्यान रखें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। जितना ध्यान आप अपने लिए रख सकते हैं, कोई नहीं रख सकता। आपने अपनी डाइट पर चेक करना है कि आखिर आप दिन भर में क्या चीजें कंज्यूम कर रहे हैं। स्पेशली व्हेन यू आर एन एस्पिरेंट, आप तैयारी कर रहे हो, तो इतना तो ध्यान रखो कम से कम कि आप थोड़ा सा फिजिकल वर्कआउट जरूर करो। क्योंकि आप पूरे दिन भर, भाई कोई बाहर रह रहा है, पीजी में है, नहीं उसको इस प्रकार का खाना मिल पा रहा, वो कि वो चुन चुन के अपनी हेल्दी डाइट बना पाए, ठीक है, तैयारी कर रहे हो, बस एक्सरसाइज करते रहो। तुम जो भी कर रहे हो, आधा घंटा निकालो अपने स्वास्थ्य के लिए भी, बाकी रेगुलर अपना खाना खाइए बढ़िया करके। तो इस रोग को कहते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। ये आपको पीडीएफ के अंदर सारी चीजें मिल जाएंगी। जब आपके धमनियों के अंदर क्या जमा हो जाता है, ब्लड वेसल्स में कोलेस्ट्रॉल का जमाव यहाँ पर हो जाता है, तो ये रोग अलग अलग आपके वजह से बन जाते हैं। आशा करूंगी यहाँ तक की सभी चीजें आप लोगों के लिए क्लियर हुई हो। और कल का जो टॉपिक रहेगा, कल जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, वो करने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि आपका पाचन तंत्र। तो जो भी तैयारी कर रहे हैं, अपना रिवीजन जरूर से आज वाला कर लें। और जो नए स्टूडेंट्स हैं आज की क्लास में, वो फर्स्ट इंट्रोडक्टरी सेशन जो हुआ था उसको देख लें, ताकि आपको भी किस प्रकार से आपका सिलेबस जाना है वो यहाँ पर क्लियर हो जाए। ऑल राइट। हरी मिर्च हेल्दी है क्या? सही कह रहे हो। चलो खैर, मिलते हैं आपसे कल सुबह सेम टाइम, सुबह 7 बजे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, और पीडीएफ आपको अपलोड करा दी जाएगी। हैव अ वेरी गुड डे। थैंक यू सो मच।